A very good morning, everyone. Welcome to our channel, Rajendra Law Academy, and we are going to today bring the session for the daily Hindu news analysis, जिसमें हम important current affairs cover करते हैं. So, moving on to the today's newspaper and moving on to the first news article, जो exam perspective से important है. So, moving on to the first. So 1.07 CR names removed in Karnataka's draft SIR rolls. Electorate drops to 4.46 crores. So basically क्या है, as we all are seeing कि special SIR exercise क्या है, special intensive revision चल रही है. और किस चीज की ये intensive revision चल रही है? This is of the electoral roll. So we are revising the electoral rules. So when I say we are revising the electoral rolls, इसका क्या मतलब है? We are basically updating the वोटर लिस्ट. तो वोटर लिस्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग? अपडेट कर रहे हैं. देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस हो जाती है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ नए ऐड हो जाते हैं वोटर्स जो एलिजिबल एज ग्रुप में आ जाते हैं. अच्छा, व्हाट इज द वोटिंग एज इन इंडिया? तो वोटिंग एज इंडिया में है 18 years, राइट. सो जब भी कोई वोटिंग एज लिस्ट में आ जाएगा तो उसको उसका नाम वोटर लिस्ट में डालना पड़ेगा. अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाना पड़ेगा, राइट. तो इस तरीके से एड्रेस चेंज जो ये सब, तो आपको क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेशन की जरूरत पड़ती है वोटर लिस्ट में. तो वही एक्सरसाइज चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. तो वोटर लिस्ट बनाना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है. तो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करना भी किसका काम होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम होगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 324. एंड इलेक्शन कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है वोटर लिस्ट बनाना, राइट. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है? इट कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ. तो किस किस बॉडी के ये इलेक्शंस कंडक्ट करता है? कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये सारी पोस्ट के इलेक्शंस कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. तो बहुत सारे नेम जो है डिलीट हो रहे हैं. तो 1 करोड़ के आसपास लोग जो हैं उनके नाम रिमूव हो गए. कर्नाटका की जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है, तो इट इज शोइंग कि देयर इज अ ड्रॉप इन द इलेक्टोरल पॉपुलेशन. तो दैट इज व्हाई दिस थिंग वाज इन न्यूज. अच्छा, एक चीज यहाँ पे और इंटरेस्टिंग देखने वाली है कि सबसे ज्यादा जो डिक्रीज देखने को मिला है, सबसे ज्यादा डिलीशन वोट्स की कौन सी स्टेट में मिली है? तो इट इज इन हैदराबाद. तो याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिलीशन ऑफ वोट्स हुई है दैट हैज टेकन प्लेस इन द तेलंगाना स्टेट में. एंड उसमें भी क्या है, हैदराबाद के आसपास वाले एरियाज में 35% के आसपास डिक्रीज. और अगर पूरी स्टेट की बात करें तो तेलंगाना में अप्रोक्सीमेटली 21.7% जो है डिक्रीज देखने को मिला है इन द डिलीशन रेट, राइट. तो ये आपने याद रखना है. सो 21.7% डिलीशन रेट जो है हुआ है इसमें तेलंगाना में. ओके. अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, आंध्र प्रदेश से सेपरेट होके आंध्र प्रदेश बाइफरकेट हुआ तो दो स्टेट्स बनी, एक आंध्र प्रदेश और दूसरी तेलंगाना, राइट. ये कौन से ईयर में हुआ और अमेंडमेंट नंबर क्या था? कौन से ईयर में कौन से अमेंडमेंट नंबर से हुआ? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. Okay, moving on to the next news articles. So a CRPF officer injured, houses torched in Manipur. तो अभी भी क्या है, मणिपुर में the crisis is going on. तो काफी देर से हम ये देख रहे हैं. तो मणिपुर में बेसिकली क्या इशू चल रहा था, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो मणिपुर में क्या इशू चल रहा था? तो बेसिकली वहां पे 3 मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं. तो मणिपुर के मेन जो 3 ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं? एक तो कुकीज है, कुकीजूस. देन देयर आर मीटीज and Nagas are also an important part of the Manipur का tribal group का, right. So basically क्या है, cookies were demanding they were demanding the scheduled caste scheduled tribe status.
तो दे वर डिमांडिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, सेइंग दैट उनके पास इनिशियली उनके पास ये स्टेटस एग्जिस्ट कर रहा था 1940s में, लेकिन बाद में क्या है अभी उनके पास नहीं है, तो दे वर डिमांडिंग। तो वहां पे उन्होंने हाई कोर्ट में केस भी किया और हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया वहां की गवर्नमेंट को, मणिपुर गवर्नमेंट को, कि कंसिडर किया जाए कि क्या इनको जो है स्टेटस शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जा सकता है या नहीं। तो आफ्टरवर्ड दिस थिंग क्या हुआ, जो मीटीज थे they have started protesting, and the cookies and meaties are fighting with each other, and over what thing, because they are saying कि अगर ऐसे उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो जो उनकी earlier they were not able to acquire land in their areas, तो hilly areas में they can't acquire land, but अगर उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दोगे तो they can acquire land also, they will also be eligible for the job मिस जो कोटा अवेलेबल है, राइट। तो एसटी कैटेगरी में आ जाएंगे तो जॉब कोटास के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर भी फॉल करेंगे। तो दे आर सेइंग कि ये जो मीटीज है ये तो ऑलरेडी क्या है, दिस इज एडवांस्ड ग्रुप है एंड इनकी ऑलरेडी काफी रिप्रेजेंटेशन है, तो इनको जरूरत नहीं है। सो इसी वजह से देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जो बहुत वायलेंट हो गया था और बहुत सारी वायलेंस देखने को मिली थी। तो उसी में कंटिन्यूटी में चीजें होती जा रही हैं। Okay, moving on to the next. Okay, so there is a news related to the agriculture sector. So farmers body terms NCDC amendment as an outslaught on the federal rights of states. So basically क्या है, गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करी है एनसीडीसी एक्ट में। व्हाट इज एनसीडीसी? नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक्ट। सो नेशनल कोऑपरेटिव्स डेवलपमेंट एक्ट में जो है अमेंडमेंट की गई है, एंड वो बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। तो कौन से लिस्ट में आता है? ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है उसमें लॉ बनाने की पावर किसके पास है? तो पावर टू मेक लॉ, पावर टू लेजिस्लेट इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसीलिए फार्मर बॉडीज प्रोटेस्ट कर रही है कि ये एक तरीके का है इंक्रोचमेंट है स्टेट की जो फेडरल पावर्स है उसके ऊपर। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि सेंटर इज इंटरफेयरिंग इनटू द स्टेट की जो ये पावर है टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट, राइट। तो बेसिकली अगर हम इस 3 लिस्ट की बात करें, ये जो फेडरल लिस्ट सिस्टम है इंडिया में, तो ये जो फेडरल लिस्ट सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है? तो ये याद रखना, दिस इज मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या क्या है? सो इफ आई टॉक अबाउट द 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल क्या बताता है? बेसिकली इट डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर टू लेजिस्लेट। तो लेजिस्लेट करने की मतलब लॉ बनाने की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है किस किस के बीच में? बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो कौन सी चीज पे सेंटर लॉ बना सकता है और कौन सी चीज पे स्टेट लॉ बना सकता है, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये टॉक्स अबाउट 3 लिस्ट। तो ये जो फेडरल लिस्ट है इसमें कितने लिस्ट मेंशन है? 3 लिस्ट है। एक कौन सी है? यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज द स्टेट लिस्ट, and third is the concurrent list. अब जिस जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में मेंशन है उसमें लेजिस्लेट कौन करेगा? उसमें लेजिस्लेट करेगा यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट की वो पावर है कि उस टॉपिक पे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनीथिंग रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री, दिस इज मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ऑन द फॉरेन अफेयर्स, तो अगर कोई फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन लेना वो भी कौन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट लेगी। यूनियन गवर्नमेंट ही उसके ऊपर लॉ बना सकती है क्योंकि दिस इज आल्सो इन द यूनियन लिस्ट। अगर हम स्टेट सब्जेक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो पावर है लॉ बनाने की वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राइट। तो स्टेट असेंबली के पास है। देन पुलिस इज आल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट, पब्लिक हेल्थ इज आल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो पूछे जा सकते हैं। देन कंकरेंट लिस्ट में क्या है? बोथ हैव द पावर टू लेजिस्लेट, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट। तो कैसी चीजें? फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल मैरिज के रूल्स, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू द डिवोर्सेस,
राइट। ये सब कहाँ आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल समथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये सब है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर कि यूनियन लिस्ट में पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों की। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे दी गई है? दिस इज गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप इस एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देना। बाय 42nd अमेंडमेंट, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, इसने एक चीज करी, इसने 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में से 5 सब्जेक्ट्स निकाल के उसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में। तो आपने बताना है वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इसका आंसर देना है। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। ओके, तो दिस इज समथिंग जो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेके। तो क्या है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु वर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ इस साल एल नीनो ईयर था और पुअर मानसून्स थे। पुअर मानसून्स के कारण क्या हुआ? लो रेनफॉल हुई। लो रेनफॉल के कारण क्या हुआ? वाटर लेवल्स इन द कावेरी रिवर क्या है, वो लो थे, जिसकी वजह से क्या है, वाटर का इंटेक भी जो था कम था रिवर में। तो तमिलनाडु जो है डिमांड कर रही थी कि XYZ अमाउंट जितना उनको चाहिए उतना कर्नाटका रिलीज करे। एंड ये कितना वाटर उनको रिलीज करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डिसीजन था। तो उसने कुछ अमाउंट डिसाइड किया था कि आप इतना रिलीज करो तमिलनाडु के लिए। तो कर्नाटका ने उतना तो नहीं रिलीज किया, बट इट वाज रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। सो दे तमिलनाडु गवर्नमेंट फाइनली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग कि कर्नाटका कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा और जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना पानी रिलीज नहीं कर रहे। तो बेसिकली उन्होंने कहा वो पानी रिलीज नहीं कर रहा, राइट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला दैट कि यस, कावेरी वाटर मैनेजमेंट आप बोर्ड के कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास आप जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वाटर रिलीज नहीं कर रहे। तो कर्नाटका इज रिलीजिंग वाटर। सो बेसिकली दे सेड द तमिलनाडु रेज द इशू। So they are saying that Tamil Nadu must raise the issue with the Kaveri Water Management Authority itself, adding that here the issue was about the Karnataka not giving you water at all. So they are saying कि आप यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि कर्नाटका आपको बिल्कुल भी कोई पानी नहीं दे रहा, आप ये कह रहे थे। क्योंकि अब वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज कर रहा है, तो आपका ये जो इश्यू है वो तो सॉर्ट हो गया। अब कितना जितना आपको चाहिए और उतना नहीं अगर रिलीज कर रहा, तो आप किसके पास जाइए? आप कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास जाइए, क्योंकि इसका काम है ये चीज सॉल्व करना, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस थिंग वाज इन न्यूज। अनदर वाटर इशू जो डिस्प्यूट में और रिवर के रिलेटेड न्यूज जो है वो हम देखते हैं। सो कृष्णा वाटर ओनली फॉर द ड्रिंकिंग सेज द पैनल। तो एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है ऑन द कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। तो अब ये कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। इन्होंने डिसाइड किया कि जो इसके वाटर अवेलेबल है, इसके 2 जो स्टोरेज यूनिट है, श्री सलायम और नागार्जुन सागर, वहां पे जितना भी पानी स्टोर है उसको क्या अभी सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज करो, उसको आपने जो है इरिगेशन के लिए यूज नहीं करना। वही रीजन वही है, एल नीनो ईयर है, तो क्या इस साल कम रेनफॉल हुई है, राइट, तो जिसकी वजह से कम पानी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। तो कितनी स्टेट्स में थे? फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स? कौन कौन सी स्टेट्स में से फ्लो करती है एंड इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो ये आपने बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन to the further, so Supreme Court asks center to consider plea for reduction in the NEET SSS cutoff. तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्ली के ऊपर सोचने के लिए देखा है। तो बेसिकली क्या है, तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, तो तमिलनाडु की जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। एंड व्हाट इज द पिटीशन? दे आर सेइंग कि रिड्यूस कर दिया जाए कट ऑफ मार्क्स, या जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। किस कैटेगरी में? जो सुपर स्पेशलिटी जो सीट्स हैं,
तो नीट का जो एग्जाम होता है फॉर द सुपर स्पेशलिटी सीट्स के लिए, तो उसमें जो कट ऑफ मार्क्स है उसको कम करने के लिए एक प्ली फाइल करी है किसने, तमिलनाडु मेडिकल एसोसिएशन ने। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किससे ओपिनियन मांगा है, सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि क्या ये पॉसिबल है। सो विल सी इन द अपकमिंग डेज क्या रिप्लाई आता है। ओके, सो मणिपुर अवेट्स सेंटर्स डिसीजन ऑन सेंसस 2027। तो बेसिकली जैसे पूरी कंट्री में सेंसस 27 हो रहा है, तो अभी क्या है मणिपुर में भी स्टार्ट होने वाला है, राइट। एंड अभी क्या है मणिपुर में क्या इशू आ रहा है, तो मणिपुर में वहां पे लोग क्या चाह रहे हैं, दे वांट सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वांट कि सेंसस से पहले क्या हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, सो एनआरसी कंप्लीट हो। सो एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को क्या है कंप्लीट किया जाए, तो ये एक्सरसाइज पहले हो, सेंसस बाद में हो। एंड बेसिकली व्हाट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, दिस इज अ लिस्ट ऑफ सिटीजन्स। तो ये सिटीजन्स की लिस्ट है कि कौन कौन जो पर्सन रह रहा है मणिपुर में, दैट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दे आर सेइंग कि पहले आप एनआरसी कंप्लीट करिए, देन ओनली हम क्या है सेंसस होने देंगे। तो दैट इज व्हाई दिस थिंग वाज इन न्यूज। तो अभी क्या है, बिकॉज ये इतना सारा इसके ऊपर बैकलैश और ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हो रही है, तो दैट इज व्हाई अभी जो होना था ये स्टार्ट हो सितंबर 1 से लेके सितंबर 30 तक सेंसस इज शेड्यूल्ड फॉर मणिपुर। बट अभी ऐसा उसमें क्या है, जो ट्रेनिंग देनी थी लोगों को, राइट, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है ड्यू टू द ऑपोजिशन बाय द सेवरल ग्रुप्स। और जो सेल्फ इनम्यूरेशन पोर्टल है जहाँ पे क्या है सिटीजन्स खुद से जाके क्या है सेल्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको 17 अगस्त से क्या है लाइव करना था, वो भी अभी तक लाइव नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है, बिकॉज वहां के कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर प्रोटेस्टिंग कि क्या करो पहले एनआरसी कंप्लीट करो तभी सेंसस होने देंगे। सो दैट इज व्हाई दिस थिंग वाज इन न्यूज। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्दर। So Jaishankar meets Putin in Moscow, hands over PM Modi's personal message. तो बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर इज ऑन अ विजिट टू रशिया, राइट। एंड दे आर सेइंग कि आप लोग ही इज इनवाइटिंग, बेसिकली पर्सनल मैसेज क्या दे रहे हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन को वो, तो पर्सनल मैसेज यही है कि आप लोग आइए ब्रिक्स के समिट में। सो रशिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, सो इट इज एक्सपेक्टिंग, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सारे मेंबर्स आए। तो हमने चाइना को भी इनवाइट कर रहे हैं और वी आर ऑल्सो इनवाइटिंग, हम रशिया को भी बोल रहे हैं कि आप भी जरूर आइए, राइट। तो वो पर्सनल मैसेज था। तो उसी टाइम पे पुतिन ने भी बोला कि यस वी आर, उससे पहले ही वी आर गोइंग टू मीट एट द एससीओ का जो समिट होने वाला है। तो अभी क्या है, एससीओ का समिट भी याद रखना, ये कहाँ होने वाला है, दिस ईयर्स एससीओ समिट 2026 इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द बिश्केक किर्गिस्तान। तो ये याद रख लेना, बिश्केक किर्गिस्तान में एससीओ का इस साल का समिट होने वाला है इन अपकमिंग फ्यू डेज। तो एससीओ क्या है, शंघाई कोऑपरेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। So this is basically a group of countries which are focused on the economic, political, developmental issues। तो मिलके इन सब टॉपिक्स पे बात करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, याद रखना, दिस इज इन बीजिंग चाइना। और शंघाई कोऑपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, याद रखना है, शंघाई कोऑपरेशन के अंडर एक ऑर्गन है बाय द नेम ऑफ रैट्स। सो रीजनल एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। सो दिस वर्क्स अगेंस्ट, दिस इज एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन। रैट्स क्या है, एक एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है विच फोकसेज ऑन टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। तो ये सारी चीजों पे ये फोकस करता है एंड इनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करता है। एससीओ के हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है, ये भी याद रखना है, और रैट्स के हेडक्वार्टर ताशकेंत में है, याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दोनों के हेडक्वार्टर्स अलग अलग जगह पे, राइट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने एससीओ के मेंबर कंट्रीज बताने हैं। और एक चीज मैं बता देती हूँ, इंडिया इज अ मेंबर, so India is a member, even Russia is also a member, that is why we are going to meet on this summit। तो बाकी के जो members हैं आपने मुझे comment section में बताना है, right। Okay,
Another news is related to the another international visit by the National Security Advisor Ajit Doval जी. कहाँ गए हुए हैं? He is on a visit to China, right? And China क्यों गए हुए हैं वहाँ पे? He is on a visit related to special representatives of India and China on the boundary. So there are meetings taking place on the boundary issues. तो बाउंड्री इशू को रिजॉल्व करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे टॉक्स हो रही हैं. तो दिस इज द 24th सीरीज इन दिस टॉक्स. तो उसके लिए क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हुए हैं वहां पे. एंड इवन ही सेड दैट द चाइनीज प्रेसिडेंट शुड कम फॉर द नेक्स्ट मंथ्स ब्रिक्स समिट, राइट. तो अभी हम सबको इनविटेशन दे रहे हैं. एक चीज और याद रखनी है, एक कंट्री जो मेंबर नहीं है लेकिन हमने उसको इनवाइट किया है, तो याद रखना है बांग्लादेश not the member of BRICS but invited as a guest. इनवाइटेड एज अ गेस्ट, तो उनको एज अ गेस्ट हमने इनवाइट किया है फॉर द ब्रिक्स समिट. अभी देखेंगे वो आएंगे कि नहीं, बिकॉज उन्होंने कहा था कि आने के लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके वहां के प्राइम मिनिस्टर का कहना था. अभी देखेंगे वो आएंगे कि नहीं, लेकिन इन्विटेशन उनको गया है. सो आगे मूव करते हैं. So bill on the simultaneous elections unconstitutional Congress leader. तो basically क्या है, I want to talk about what is simultaneous election. Simultaneous election मतलब एक साथ इलेक्शन. किस चीज के इलेक्शंस एक साथ? तो बेसिकली क्या है, simultaneous elections come from the concept one nation वन इलेक्शन. इसका क्या मतलब है, मतलब पूरे देश में एक ही बार, एक साल में एक ही, जो क्या है एक साथ सारी जगह पे क्या है एक ही दिन में इलेक्शन हो जाए. सो वन नेशन वन इलेक्शन ये कहता है कि एक ही बार में पूरे देश में आपने इलेक्शंस करने, राइट. सो वन नेशन वन इलेक्शन टॉक्स अबाउट कि लोकसभा के इलेक्शंस और हर एक स्टेट में जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन है वो सारे क्या हो, एक साथ हो, राइट. सो दिस इज समथिंग जिसके लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए एक कमेटी भी बनाई थी कि क्या इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने का फायदा है. तो ये कमेटी वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामनाथ कोविंद. तो रामनाथ कोविंद जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस कमेटी को बिठाया गया था ये देखने के लिए कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया के लिए अच्छे हैं. तो इस कमेटी ने यस में आंसर दिया था कि यस वी कैन गो फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन, राइट. एक चीज ये भी याद रखनी कि 1950s में जब इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुए और उससे लेके 1967 तक वी वर ऑटोमेटिकली इन द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्योंकि सब में 5-5 साल के इलेक्शंस हो रहे थे. तो 1967 में जाके ये साइकिल ब्रेक होता है. उससे बाद से क्या स्टेट, कभी कभी किसी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, कभी किसी के, और लोकसभा के इलेक्शन भी अलग होते हैं, राइट. तो ये साथ में क्या है नहीं हो रहे हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की कमेटी याद रखनी है. Okay, moving on to the next news. Center moves to simplify medical device regulations. तो बेसिकली क्या है, ईज करने के लिए कि जो मेडिकल डिवाइसेस हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर जो रेगुलेशंस लगते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ सेंटर ने मूव्स लिए, राइट. तो बेसिकली क्या है, इस मूव का बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जितने भी रेगुलेटरी टाइम जो है टाइमलाइन है उसको कम किया जाए, और क्या है जल्दी से जल्दी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डिवाइसेस अवेलेबल हो जाए, सो दैट देयर इज अ टेक्निकल मेडिकल फील्ड में टेक्निकल एडवांसमेंट जल्दी से और पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी इन सारे डिवाइसेस का फायदा हो. तो इसीलिए क्या ये एक अमेंडमेंट करी गई है, करने की बात कर रहे हैं बेसिकली, जिसके क्या है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है इजी हो जाएगा. तो कौन कौन सी चीजें चेंज करने की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चेंज जो सजेस्ट की जा रही है कि manufacturers that outsource sterilization of the medical devices to a facility holding a valid license under the medical devices rule will no longer have to obtain a separate loan license for the
स्टरलाइजेशन एक्टिविटीज। तो बेसिकली क्या था, अगर पहले क्या था, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो आउटसोर्स करता है स्टरलाइजेशन ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस, तो उसको खुद को भी एक वैलिड जो है लाइसेंस चाहिए होता था, और जिससे करवा रहा था उसको भी चाहिए था, राइट। बट अब ये कंडीशन हटा दी। अब ये है कि अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो स्टरलाइजेशन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप आउटसोर्स कर रहे हो, अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस है तो इट इज इनफ, राइट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। Then it is saying that the government is removing, इसको क्यों रिमूव कर रहे हैं, आपको भी चाहिए, जिससे करवा रहे हो उसको भी चाहिए, तो दिस इज व्हाट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। तो इससे क्या, दिस रिमूव्स द डुप्लीकेशन, रिड्यूस करेगा, पेपर वर्क कम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम होगा, कंप्लायंस कॉस्ट भी कम होगी। तो बेसिकली क्या है, फॉर द मैन्युफैक्चरर्स विदाउट देयर ओन स्टरलाइजेशन फैसिलिटीज, तो जिनके पास अपनी स्टरलाइजेशन फैसिलिटीज नहीं है उनके लिए भी इजी हो जाएगा, राइट। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। Second thing which they are changing is that they are adding European Union among the stringent regulatory jurisdiction recognized for waiving clinical investigation requirements for medical devices that do not have predicate devices in India। तो बेसिकली इस चीज का क्या मतलब है कि EU को भी अब ऐड लिया कर दिया गया उन सारे रेगुलेटर्स की लिस्ट में कि अगर वहां से आपको if you are like importing the medical devices from that place, and अगर वहां से उनको क्या है मिली हुई है क्लियरेंस, तो आपको क्या है फिर से इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो उनको वेवर किया जा रहा है। अर्लियर दिस थिंग वाज अवेलेबल ओनली टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कनाडा। तो अभी क्या है, ईयू को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं मेडिकल डिवाइसेस के वो ईयू से आते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वेलकमिंग स्टेप। तो दिस इज समथिंग जो आपने याद रखना है। Okay, moving on to the next news. Center lift ban on wheat exports amid the depressed local prices. तो बेसिकली इस साल जो डोमेस्टिक प्राइसेस थे वो कम थे, और फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने जो व्हीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ है 2022 से, राइट, तो उसको क्या है इस साल अपलिफ्ट कर दिया। नाउ दिस ईयर व्हीट और व्हीट के एलाइड प्रोडक्ट्स जैसे मैदा, सेमोलिना, होल मील आटा, तो ये सब क्यों क्या है एक्सपोर्ट इसका अलाउ कर दिया गया है फॉर दिस ईयर, राइट। तो ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है 2022 से ये बंद था, एक्सपोर्ट अलाउड नहीं था, एज अ पार्ट ऑफ मेजर टू कंट्रोल द डोमेस्टिक प्राइसेस। तो डोमेस्टिक लेवल पे क्या है, व्हीट बहुत ज्यादा महंगी ना हो जाए, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी एक्सपोर्ट्स जो थे बैंड थे, तो अभी वो बैन हटा दिया गया। Okay, moving on to the editorial page. This is also talking about the election commission का जो special intensive revision है, इसके ऊपर बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन फिर से आज editorial is in news because बहुत सारे states में अभी क्या है special intensive revision चल रही है, और बहुत सारे इलेक्टर जो है इलेक्टोरल वोटर्स हैं जो उनका नाम काटा जा रहा है, तो उसकी वजह से ये this thing was in news। तो बेसिकली क्या है, ECI must stop filing of bulk application for the deletion of voters। तो बेसिकली क्या है, देयर इज अ फॉर्म 7। तो फॉर्म 7 क्या है, अगर आप फिल करते हो तो फॉर्म 7 इज फिल्ड टू ऑब्जेक्ट एन एग्जिस्टिंग नेम और टू रिक्वेस्ट इट्स डिलीशन। तो आप फॉर्म 7 फिल करके क्या है, यू कैन आस्क फॉर द डिलीशन ऑफ अ वोट। तो देखने को मिला है कि बल्क में ये जो है फॉर्म 7 इज बीइंग फिल्ड, तो दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट द ऑपोजिशन इज रेजिंग क्वेश्चन, दैट फॉर्म 7 का जो है मिस यूज हो रहा है, राइट। तो दैट इज वाई दिस थिंग वाज इन न्यूज, बिकॉज बहुत सारी स्टेट्स में क्या है देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो वोट्स हैं डिलीट हो रहे हैं, एंड बल्क में जो है फॉर्म 7 इज बीइंग फिल्ड, राइट। तो एक फॉर्म 6 याद रख लेना आपने, और एक फॉर्म 7 याद रख लेना, दोनों याद रख लेना। तो फॉर्म 7 क्या है, डिलीशन फ्रॉम द लिस्ट, और फॉर्म 6 कब फिल करना है, अगर कोई न्यू वोटर है उसको वोट बनवानी है। सो न्यू वोटर को ऐड करने के लिए क्या है फॉर्म 6, और किसी वोट को डिलीट करने के लिए क्या है डिलीशन के लिए फॉर्म 7। तो दोनों आपने याद रख लेने। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो परफेक्ट होस्ट, तो बेसिकली क्या था, अभी कुछ दिन पहले इंडिया में क्या है वर्ल्ड कप हुआ है, किसका,
बैडमिंटन का. So they are saying that India was successful as a host of बैडमिंटन वर्ल्ड कप्स. तो 2026 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है. एंड इसमें अगर हम इंडिया के लिए तो अच्छी बात है ही है, बट इट इज ऑल्सो इंडिया को इट हैज प्रेजेंटेड एज अ कैपेबल होस्ट. लेकिन अगर हम फ्रांस के लिए भी देखें तो फ्रांस इज इमर्जिंग एज अ न्यू स्टार ऑफ बैडमिंटन. पिछले 1-2 सालों से दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड इन दिस बैडमिंटन. सो दे आर एलेक्स लेनियर इन सिंगल्स and the Thom Gickel and the Delphine Delroux in the middle mixed doubles has were the first gold in of the France in the history. तो पहले बार उनके क्या है गोल्ड आए हैं इन बैडमिंटन. तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट. तो आपने याद रख लेना है कि मेन सिंगल कैटेगरी में और मेन मिक्स डबल्स. मिक्स डबल्स, मैन मिक्स डबल क्या होता है? मिक्स डबल मतलब मैन वुमेन टुगेदर. सो मिक्स डबल्स में भी क्या है फ्रांस का गोल्ड है और मेंस में भी क्या है फ्रांस का गोल्ड है. किस किस का नाम भी यहाँ पे मेंशन है तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना. सो दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. सो बेसिकली इंडिया के लिए तो अच्छा था ही लेकिन फ्रांस के लिए भी अच्छा था. दैट इज व्हाई दिस थिंग इज मेंशनिंग अबाउट फ्रांस आल्सो. देन इट इज टॉकिंग अबाउट अलग अलग लेवल पे जो इंडियंस ने अलग अलग जगह पे जाके जो हमने क्या है चैंपियनशिप्स जीते हैं एंड परफॉर्मिंग गुड इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन. तो आप पढ़ सकते हैं इसको आपके इंटरेस्ट के लिए, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. Okay, moving on to the third editorial. The fact is youth unemployment has a household cost. तो बेसिकली क्या है स्टडिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा, राइट. तो हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था बट उसमें कल हमने इसको पॉजिटिव नोट पे डिस्कस किया था दैट फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है बोथ इन अर्बन एरियाज एंड इन रूरल एरियाज. बट जब हम कंपेयर करते हैं अर्बन और रूरल एरियाज को तो ज्यादा कहाँ पे देखने को मिला था रूरल एरियाज में, राइट. लेकिन आज थोड़ा सा उसका हम क्रिटिसिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली लेबर फोर्स का जो डेटा है तो इट इज सेम कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अगर हम देखें तो इट इज 14.8% अमंग द 18 to 29 years old. और अगर हम देखें कि जिन लोगों के पास टर्शियरी लेवल की एजुकेशन है मतलब दे आर ग्रेजुएट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं मतलब जो हायर एजुकेशन जिनके पास अचीव करी हुई है तो उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.4% के आसपास है. तो बेसिकली 30% ऑफ द यूथ जो ग्रेजुएट है जिसके पास टर्शियरी लेवल का एजुकेशन है दे आर अनएम्प्लॉयड, राइट. सो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है दैट जितने भी लोग हैं इतना आप हायर एजुकेशन ले रहे हो. तो एक मिथ है जो अगर आप एजुकेटेड हो हायर आपके पास क्वालिफिकेशन है आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है तो आपको क्या अच्छी से अच्छी जो है आपको जल्दी अच्छी जॉब मिल जाएगी. बट द रियलिटी इज comparatively different. तो बेसिकली क्या है इवन आफ्टर हैविंग द डिग्रीज एंड द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तो क्या है जॉब्स नहीं मिल रहे हैं. तो उसमें द ऑथर इज नाउ फोकस्ड ऑन समथिंग दैट इसका जो बर्डन जाता है ओनली इंडिविजुअल पे नहीं जाता. जो अनएम्प्लॉयमेंट है टर्शरी लेवल की जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो टर्शरी एजुकेटेड हैं जिनके पास हायर डिग्रीज हैं, राइट. उनकी जो बर्डन है वो उनका इंडिविजुअल बर्डन नहीं है वो लेकिन वो पूरी फैमिली का है, वो हाउस होल्ड बर्डन है. क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी को टर्शरी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो उतने साल आपको उसको फंड भी करना पड़ेगा, राइट. अब आपने उसको इतने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी उसकी एजुकेशन में फिर भी वो दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड. सो देयर इट इज सेइंग कि उसमें क्या बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन आता है हाउस होल्ड्स पे भी. तो दैट इज व्हाई ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम इंडिविजुअल बर्डन ना समझ के इसको हमें क्या समझना चाहिए, इसे हमें समझना चाहिए हाउस होल्ड बर्डन. सो इट इज सेइंग दैट in such a case, unemployment is rarely experienced by individuals alone. Behind every unemployed graduate is often an entire household that finances the degree, adjusted its spendings, and continues to support a young adult in its job search. So basically क्या है उसको पढ़ाने में पूरी फैमिली ने एडजस्ट किया अपने कुछ जो बेसिकली क्या है
इफ यू टॉक अबाउट मिडिल क्लास, तो बहुत सारे जो है बाकी चीजों पे खर्चे हटा के क्या है एजुकेशन पे खर्चा किया जाता है, राइट. So that is what it is saying, that around 15.4% of Indian households have a tertiary graduate young adult. तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 15% हाउसेज में क्या है, किसी ना किसी ने तो जो एडल्ट है उसने डिग्री करी हुई है. और उसमें अगर हम देखें तो these are the households that have invested in higher education with expectation की better employments और upward mobility exist करेगी because of the education. But 1 in 5 household is putting at least unemployed tertiary educated youth. तो ऐसी families में 20% के आसपास ऐसी रेशियो है that 1 in every 5 families is having a adult which is educated with higher education but is unemployment. So this is a sad data. So the pressure on households become more serious when the unemployment persists. तो बेसिकली दे आर सेइंग कि अगर तो 6-8 महीने की अनएम्प्लॉयमेंट हो फिर भी बेरेबल है, लेकिन जब वो जॉब की सच सालों साल चलती रहती तो वहां पे इसको क्या है सस्टेन करना हाउस होल्ड के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. सो दे आर सेइंग दैट नियरली 3 in 5, सो अप्रोक्सीमेटली 58% ऐसे लोग हैं which have been searching for work for more than a year. तो 58% ऐसे लोग हैं जो जिनके पास डिग्रीज हैं और वो जॉब सर्च करते हुए उनको क्या है 1 साल से ज्यादा हो चुका है, राइट. और 28.9% लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो डेटा है दैट इज रेजिंग सीरियस क्वेश्चन ऑन द इकोनॉमिक एंड द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ द इंडिया की हम क्या है वी आर प्रोड्यूसिंग बेसिकली एडुकेटेड, इंडिया में एडुकेटेड जॉबलेसनेस हो रही है कि लोग पढ़ते तो जा रहे हैं. वी आर फोकसिंग ऑन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा दो, स्कूल लेवल पे बढ़ा दो, हायर एजुकेशन लेवल पे बढ़ा दो. तो आप स्कूल एजुकेशन या ये जो है और कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन वी आर नॉट एबल टू क्रिएट द जॉब्स. तो इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज नॉट एबल टू क्रिएट सफिशिएंट जॉब्स टू प्रोवाइड टू द these tertiary educated people, right. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा पुअर परफॉर्म कर रहे हैं. मैक्सिमम जॉब्स कहाँ पे क्रिएट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. अभी गवर्नमेंट इसको पुश तो दे रहा थ्रू मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वो सारे प्रोजेक्ट्स, बट क्या है एज सच ऑन ग्राउंड इतना इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा, राइट. सो दैट इज व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इज रेजिंग द सीरियस क्वेश्चन ऑन द एफिकेसी ऑफ वेरियस स्कीम्स व्हिच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, राइट. सो आई होप the data is clear. So moving on to the last editorial, labor rights beyond the shadow of BWSSP. What is this BWSSP? So Bangalore Water Supply and Sewage Board. तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था that Industrial Dispute Act के अंडर इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन थी, राइट. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, राइट, तो अगर कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका अपने एम्प्लॉय के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो दैट इज बीइंग डेल्ट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, राइट. तो इंडस्ट्रीज की जो डेफिनेशन है कि किसको इंडस्ट्री बोलेंगे इसको चैलेंज किया गया और क्वेश्चंस पूछे गए और इसके रिलेटेड जो एक ब्रॉडर डेफिनेशन आई, एक ब्रॉडर डेफिनेशन आई जिसमें बहुत एक वाइड कवरेज मिला यूजिंग द ट्रिपल टेस्ट, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट आया ट्रिपल टेस्ट का 1978 में थ्रू अ केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज बेसिकली दिस BWSSP. सो दिस इज व्हाट बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड का ये जो था, इसमें एक ब्रॉड डेफिनेशन के थ्रू एक ट्रिपल टेस्ट इशू करा गया फॉर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री की इंडस्ट्री किसको बोलेंगे. और इसने ट्रिपल टेस्ट में 3 कंडीशंस लगाई. फर्स्ट देयर शुड बी अ व्हाट सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए. इंडस्ट्री किसको बोलेंगे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे क्या कोई सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही है और जो एक्टिविटी कर रहे हैं लोग उनमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, राइट. और थर्ड कंडीशन क्या है वो एक्टिविटी शुड लीड टू प्रोडक्शन ऑफ समथिंग. तो आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसे कुछ बना रहे हो, वो प्रोडक्शन गुड्स की भी हो सकती है सर्विसेज की भी हो सकती है, राइट. तो आप अगर इस तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन
एंड दैट एक्टिविटी इज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट एक्टिविटी इज लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री, राइट। तो अगर इस कंडीशन से देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अदरवाइज शायद इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आती, तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया और इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन के अंडर आ गए, राइट। बट व्हाई दिस थिंग इज इन क्वेश्चन, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हुआ, इन 2005 देयर वाज अ केस, ये भी आपको याद रखना है, सो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयबीर सिंह केस, राइट। इसमें क्या है, देयर वर सम क्वेश्चन रेज अबाउट द इंडस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में, तो इंडस्ट्री की ये जो डेफिनेशन के बारे में इसके ऊपर कुछ जो है क्वेश्चंस रेज किए गए, राइट। तो इसने जो है इन द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयबीर सिंह, तो इसको एक 5 जजेस के बेंच को रेफर कर दिया, राइट। एंड बाद में क्या, इसको भी 7 जजेस के बेंच को रेफर किया, एंड ये जो 7 जजेस का बेंच था ये 2017 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इन्होंने फर्दर बोल दिया कि इसको आगे रेफर कर दिया 9 जजेस बेंच को। तो ये जो 9 जजेस बेंच है अभी वो फाइनली इसको डिस्कस कर रहा था। तो अभी ये जो जजमेंट आई है वो 9 जजेस के बेंच के द्वारा आई है, एंड इन्होंने क्या बोला, दे हैव सेड कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड इंप्लीमेंट करोगे आप में, उसको इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो बाय द ट्रिपल टेस्ट, तो उसको ट्रिपल टेस्ट वाली डेफिनेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल कोड में क्या, इंडस्ट्री की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इंटरप्रेट की जा सकती है। तो बेसिकली क्या है, दे हैव सेट असाइड की ये जो सेटल्ड डेफिनेशन थी इंडस्ट्री की इतने सालों से, उसको सेट असाइड कर दिया, राइट। सो दे हैव सेड कि जितने भी केसेस अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में ये हुआ था, फ्रेम हुआ था, 2025 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सो जितने भी एक्ट्स डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बाद से आएंगे तो उनमें जो है न्यू डेफिनेशन चलेगी इंडस्ट्रीज की, और जितने भी प्रीवियस केसेस हैं उसमें क्या है 1978 वाली डेफिनेशन ही चलेगी। सो दिस इज व्हाट द होल इशू इज, राइट। सो बेसिकली क्या है, इट्स रीसॉर्ट टू रीफॉर्मुलेट द ट्रिपल टेस्ट लेड बाय द BWSSB describing that it will not apply to any pending cases। तो पुराने केसेस पे ये जो नई डेफिनेशन है वो अप्लाई नहीं करेगी। The Industrial Dispute Act has been repealed and there can be no future cases under it। So जो नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है वो IRC के वाले केसेस पे लगेगा, और प्रीवियस केसेस पे क्या है, यही पुरानी डेफिनेशन ही लगेगी, राइट। So it is saying that the Industrial Relation Code is an independent legislative enactment and इसको क्या है अपने टर्म्स में इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसको बर्डन नहीं दे सकते आप 1978 की जो जजमेंट है। So this is what the whole judgment was about। So I hope this is clear और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने दोनों केसेस याद रखने हैं, ये जरूर याद रखना है। सो बोथ द केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड दिस इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द सेम थिंग, आप इसको रीड कर सकते हो, सेम ही चीज उसमें भी सारी लिखी हुई है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। So this was all from today's newspaper। I hope you enjoyed the session। We'll meet tomorrow at the same time with another session। And जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में पूछे गए प्लीज उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। And if you like the video, please like it and share and subscribe our channel Rajendra Law Academy। Thank you so much, students।